Hello everyone, welcome back to Harshita Sherwani classes. So this is part number 2 of chapter number 2 price. तो चलिए शुरू करते हैं. मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और हमने कवर कर लिया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इन वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1. तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो. उसके बाद अब पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग. उन फैक्टर्स को कवर करेंगे जिससे प्राइस जब हम सेट कर रहे होते हैं उस पर इम्पैक्ट आता है. ठीक है, एक मिनट. हाँ, अब ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग. ठीक है, ये है हमारा प्राइसिंग डिसीजन. इट इज सराउंडेड बाय मेनी फैक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. तो सबसे पहले ये वाले जो फैक्टर्स हैं हमारे, दैट इज कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग मिक्स और डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फर्म के कंट्रोल में होते हैं. लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो फर्म की कंट्रोल में नहीं होते. वो कौन कौन से हैं? देखिए ये वाले. इसमें क्या क्या आता है? बायर्स. ठीक है, जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. आप सोचो एज अ बिजनेस, आपसे जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आपका बायर है. डिमांड, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसकी कितनी डिमांड आएगी कितनी नहीं आएगी क्या आपके हाथ में है? नहीं है. वो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर. उसके बाद है सप्लायर. सप्लायर्स कौन होते हैं? जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो या गुड्स परचेज करते हो रीसेल पर्पस के लिए. तो वो हो गए हमारे सप्लायर्स. तो सप्लायर्स भी एक फैक्टर्स हैं प्राइसिंग के टाइम पे. उसके बाद है कंपटीशन. मार्केट में कैसा कंपटीशन है? अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन है, या फिर बहुत फाइट होती है, प्राइस वॉर्स होती हैं. ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? प्राइसिंग पे इम्पैक्ट करती हैं. उसके बाद है गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट कह देगी आप मैक्सिमम इतना ही प्राइस चार्ज कर सकते हो तो आपकी प्राइसिंग पे इफेक्ट आ जाएगा. आ जाएगा. उसके बाद है इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक कंडीशंस. आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उससे भी क्या होता है? प्राइस इफेक्ट होता है. इस वीडियो में हमें इन्हीं फैक्टर्स को क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो विद इन कंट्रोल ऑफ द फर्म अप टू सर्टेन एक्सटेंट. अप टू सर्टेन एक्सटेंट का मतलब क्या है? फुल्ली कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक हद तक क्या होता है? फर्म की कंट्रोल में होते हैं. फर्म इन फैक्टर्स को रेगुलेट कर सकती है, चेंज कर सकती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. अगर फर्म चाहे तो इनको चेंज भी कर सकती है और रेगुलेट भी कर सकती है. कुछ फैक्टर्स हैं, चलो बात कर लेते हैं. सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी फर्म अगर बिजनेस कर रही है तो उसके कुछ क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स होंगे. और फर्म हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है. प्राइस क्या है? उसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है. देखो फर्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. कि हमें अपना रेवेन्यू ज़्यादा करना है. रेवेन्यू मतलब सेल्स. कि हमें इस साल 10 करोड़ की सेल्स करनी है. प्रॉफिट, हमें इस साल 5 लाख का प्रॉफिट करना है. मार्केट शेयर, हम 75% ऑफ द मार्केट शेयर क्या करना चाहते हैं? कैप्चर करना चाहते हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम चाहते हैं जो भी हमें फीडबैक्स आए उसमें से 90% पॉजिटिव फीडबैक्स होने चाहिए. ये हो जाते हैं कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें बिजनेस कोशिश करता है कि वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट को, मार्केट शेयर को, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को. और इन सब में ही क्या होता है? प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. प्राइसिंग पॉलिसी शुड इस्टेब्लिश्ड आफ्टर क्लियर कंसिडरेशन ऑफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव. फर्म्स के ऑब्जेक्टिव जब सेटअप हो जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना होता है? हमेशा प्राइस को सेट करना चाहिए. उसी के हिसाब से ही प्राइसिंग पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद है टॉप मैनेजमेंट. बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं कौन लेता है? मैनेजमेंट लेती है. तो प्राइसिंग का डिसीजन भी कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगी. और मैनेजमेंट हमेशा कुछ पॉलिसीज बनाती है, उसी के हिसाब से क्या होनी चाहिए? प्राइसिंग होनी चाहिए. देखिए, मार्केटिंग मैनेजर असिस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को इन प्राइस डिटर्मिनेशन की कितना प्राइस रखें, एंड एंश्योर दैट प्राइसिंग टेक्स प्लेस विद इन द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट. जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने सेटअप करी हैं उसी के अंदर आपको क्या करना है? एक प्राइस डिसाइड करना है और वो प्राइस आगे जाके प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएगा. उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स. आपको पता है सारे मार्केटिंग मिक्स के 4 P's जो भी हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और
प्राइस से इम्पैक्ट आएगा प्लेस पे, प्रोडक्ट पे, प्रमोशन पे, इसलिए भी वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी आप प्राइस को डिसाइड कर रहे हो। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, मान लो 4 क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 इज योर बेस्ट क्वालिटी एंड Q4 इज योर लीस्ट बेस्ट, इज योर वर्स्ट क्वालिटी, जो आपके पास सबसे बेकार चीज़ मिलती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्राइसिंग करोगे और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। मान लो आपके प्रोडक्ट पे 500 रुपये लिखा है, तो आपको भी समझ आ रहा है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी वाला है। अगर आपके प्रोडक्ट पे 50 रुपये लिखा है, तो आप उस प्राइस से अंडरस्टैंड कर सकते हो आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। और नए स्टाइल्स आते हैं, उनका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। पुराने ओल्ड फैशन कुछ आपका अगर हो गया प्रोडक्ट, तो आपको उसका प्राइस कम करना है। ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कितनी अच्छी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, अगर आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एडेड टू द प्रोडक्ट। आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को ऐड करते जाते हो। उन क्वालिटीज़ को ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़े पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। उसे ही कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, कार का एक बेस मॉडल आता है, फिर आजकल नए नए फीचर्स ऐड ऑन होने लग गए हैं कि भाई इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं, या फिर ये सनरूफ गाड़ी है, या फिर इसमें, मुझे तो इतना कार्स के बारे में पता नहीं है, बट आप ये 2 एग्जाम्पल लिखो। अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेते हो, बेस मॉडल लेते हो, तो मान लो आपको 10 लाख की पड़ रही है, लेकिन आप सनरूफ वाली गाड़ी ले रहे हो तो आपको 11 लाख की पड़ रही है। तो उसका जो 1 लाख रुपए प्राइस बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है? इसीलिए बढ़ा है कि उसमें हमने एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऐड ऑन कर दी, इसलिए वो प्रोडक्ट क्या हो गया, बेस मॉडल से डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एडेड टू द प्रोडक्ट, सच एज क्वालिटी अच्छी कर दो, साइज थोड़ा बड़ा कर दो, कलर, अट्रैक्टिव पैकेज, अल्टरनेट यूजेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली कस्टमर रेडी हो जाता है टू पे मोर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट विच इज ऑफ न्यू स्टाइल। कुछ नए स्टाइल के लिए हम ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैशन, बेटर पैकेज, एक्सेट्रा। इसके बाद है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? जो आपका खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में, जिसकी प्राइसिंग आप सेटअप कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम प्राइस सेटअप कर रहे हैं, मान लो आपको बनाने में लग गए 8 रुपये, तो आप वो कितने का बेचोगे? 8 से ज़्यादा का ही बेचोगे। तो हमेशा प्राइस का कॉस्ट से लिंक रहता ही है। अगर आपने एक प्रोडक्ट को 8 रुपये में बनाया है और आपने सोचा है सपोज कि आप 2 रुपये का प्रॉफिट हर प्रोडक्ट पे कमाना चाहते हो, तो आप कितने का बेचोगे? क्या प्राइस सेट करोगे? 10 रुपये। ठीक है, इसलिए कॉस्ट हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है टू डिसाइड द प्राइस। प्राइस मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कम से कम आपका प्रोडक्ट 8 रुपये का तो बिकना ही चाहिए। मान लेते हैं 0 प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो 8 रुपये की कॉस्ट तो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अ रीजनेबल प्रॉफिट। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि सारे खर्चे आ जाएं और थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट आ जाए। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड्स लगेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इन डिसाइडिंग टू मार्केट अ प्रोडक्ट अ फर्म मे ट्राई टू डिसाइड व्हाट प्राइस आर रियलिस्टिक कंसिडरिंग करंट डिमांड एंड कंपटीशन इन द मार्केट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने वाले हो, तो उसका क्या प्राइस रखना है, वो प्राइस हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो करंट डिमांड और कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, उसको ध्यान में रख के ही आप प्राइस डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मार्केट, मान लो आपका प्रोडक्ट है पेंसिल। ठीक है, पेंसिल फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ की मार्केट में बिकती है, लेकिन आप वही सेम पेंसिल अगर 10 रुपये की ला रहे हो, ठीक है, 10 रुपये की ला रहे हो, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो रियलिस्टिक ही नहीं है। तो आपको हमेशा कॉम्पिटिटर्स को देखना है, वो प्राइस क्या सेट कर रहे हैं, प्लस आपको डिमांड देखनी है। अगर आपको पता है एक प्रोडक्ट की डिमांड ही 100 है, 100 पेंसिल बिकती है दिन की, और आप प्रोडक्शन कर रहे हो 1000 पेंसिल्स का, तो क्या वो लिंक होगा? नहीं। आपको हमेशा डिमांड को देखना है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से ही प्राइस सेट करना है।
ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर्स, कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर से ही, नाम से ही पता चल रहा है, जो फर्म की कंट्रोल में नहीं है, जो फर्म की कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ना ही आप इसे ऑल्टर कर सकते हो, ना ही आप इसे चेंज कर सकते हो। अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता क्या क्या है। सबसे पहला है डिमांड। डिमांड आपके हाथ में नहीं होती। द नेचर एंड कंडीशन ऑफ डिमांड शुड बी कंसिडर्ड व्हेन फिक्सिंग द प्राइस। डिमांड से प्राइस पे इम्पैक्ट आता है क्या? हाँ, आता है। ठीक है, आप ये कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, जब भी आप प्राइस सेट कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी है डिमांड से रिलेटेड, नेचर और कंडीशन। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। और डिमांड इलास्टिक है, प्राइस से उस पर इम्पैक्ट आता है, तो आपको कैसा प्राइस चार्ज करना चाहिए? लो प्राइस। ये चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशंस। आपकी जो भी बिजनेस है वो कहाँ काम करता है? कंट्री की इकोनॉमी में, कंट्री की मार्केट में। तो इकोनॉमिक कंडीशन का प्राइस पे इफेक्ट आता है। और इकोनॉमिक कंडीशन से क्या कहना चाह रहे हैं? इन्फ्लेशन। जो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो ना, वो सारे कैसे फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा। देखो, अगर आपका चल रहा है इन्फ्लेशनरी पीरियड, ठीक है, तो आपको प्राइस कैसे चार्ज करना पड़ेगा? ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। रिसेशन पीरियड का मतलब होता है मंदा चल रहा है, तो आपको अपने टर्नओवर को, मतलब मंदा चलता है तो आपकी सेल्स ही नहीं हो रही होती। ठीक है, आप सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो? उस टाइम पे प्राइस को कम चार्ज करो तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है बूम पीरियड। बूम का मतलब होता है कि भाई अब डिमांड बहुत बढ़ गई है आपके प्रोडक्ट की। जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है, नए कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे ईद आ रही है, तो ईद पे क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़े, नए शूज़, एवरीथिंग न्यू। तो वो क्या होता है, उनके लिए फेस्टिवल है, तो उस टाइम पे वो बूम पीरियड है। उससे क्या होगा, उस टाइम पे सेल्स इंक्रीज होंगी, उस टाइम पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, प्लस ये जैसे दिवाली है, दिवाली पे पटाखे बिकते हैं, मिठाइयाँ बिकती हैं, और हमारे नए क्लोथ्स लेते हैं हिंदू लोग, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, बूम होता है। वैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर, यूएस में मार्केट कब बूम होती है? जब क्रिसमस और न्यू ईयर आता है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। न्यू क्लोथ, शूज़ एंड फेस्टिवल्स हैं तो चॉकलेट्स वगैरह वहाँ पर दी जाती हैं, तो उसका भी क्या हो जाता है, अचानक से बूम पीरियड आ जाता है। जब भी बूम पीरियड आता है, आपको थोड़ा सा प्राइस क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, टू कवर द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो सपोर्टिव होंगी या फिर वो अनसपोर्टिव होंगी। ठीक है, अब देखो, सपोर्टिव हैं और आपके बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं, तो आप प्राइस को हायर चार्ज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में है और एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, रेगुलेटरी प्रेशर मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कह रही है, तो आप हायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। इसके बाद है कंपटीशन। जितने ज़्यादा आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन होता है, और उससे ही इम्पैक्ट आता है हमारे प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो आपको जब भी आप प्राइस सेट कर रहे हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखना है और क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उस सेम प्रोडक्ट के। ठीक है, चलो, उसके बाद है हमारा सप्लायर। जब भी आप प्राइसिंग डिसीजंस कर रहे हो तो आपको इन 3 लोगों का हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन है? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर एंड द फाइनल कंज्यूमर। अगर मान लो रॉ मटेरियल जिसने दिया उसने ही रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा चार्ज कर दिया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा पैसों में मिला है वो, तो अब वो जो प्रोडक्ट बेचेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा, जिसकी वजह से एट लास्ट कंज्यूमर से भी क्या होगा, महंगा प्रोडक्ट मिलेगा उसे और ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का आप एक प्लास्टिक की बोतल खरीदने गए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और आप मार्केट में गए हो, ये हमारी वाटर बॉटल। ठीक है, आप वाटर बॉटल परचेज करने गए हो प्लास्टिक की, और इसका प्राइस आप जब पहले लेने गए थे तब था 100।
अब क्या हुआ, प्लास्टिक का प्राइस इंक्रीज हो गया। रॉ मटेरियल, अब प्लास्टिक की बॉटल है तो उसके लिए प्लास्टिक यूज होगा, तो जो मैन्युफैक्चरर है उस बॉटल का वो गया प्लास्टिक खरीदने की, भाई प्लास्टिक दे दे मुझे बॉटल्स बनानी है। तो सप्लायर ने कहा कि भाई पहले मैंने तुझे 10 रुपए का दिया था, अब ये 12 रुपए किलो हो गया। उसने कहा चल कोई नहीं 12 रुपए का दे दे। अब मैन्युफैक्चरर को वो 12 का पड़ा है, पहले जब 10 का पड़ा था उसने आपको 100 रुपए की बॉटल बेची थी, अब जब उसे 12 रुपए का पड़ा है तो वो आपको कितने की बॉटल बेच रहा है, 120 की। डायरेक्ट इम्पैक्ट रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज का किस पे आ जाता है, फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। ठीक है, समझे क्या है। उसके बाद देखिए है नेक्स्ट टॉपिक, बायर। बायर का बिहेवियर भी प्राइसिंग पे डिपेंडेबल होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेके हैबिचुअल हो जाते हो तो प्राइस अगर ज़्यादा भी चार्ज होगा तो भी वो प्रोडक्ट बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका ये होता है इवन आज उन्हें 100 रुपए की मिल रही है, आज उन्हें 100 रुपए की मिल रही है, वो तब भी कंज्यूम करेंगे, चाहे आप उन्हें 400 की भी बेचोगे ना तब भी वो कंज्यूम करेंगे। इसीलिए हैबिचुअल प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, प्राइसिंग को थोड़ा सा हाई चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद है बायर हैव अ पर्टिकुलर परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट बीइंग अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस और यूटिलिटी। एग्जाम्पल है लग्जरी कार्स। कुछ बायर्स को लगता है कि भाई वो स्टेटस सिंबल है कुछ महंगे प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स रखना एक स्टेटस सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस और यूटिलिटी। तो कुछ बायर्स का ये हो जाता है, तो ये बायर्स का हो जाता है बिहेवियर जो प्राइसिंग पे इम्पैक्ट करता है। अगर वो कार महंगी नहीं होगी तो बायर नहीं खरीदेगा, उस बायर का नेचर ही यही है, इसलिए बायर का बिहेवियर प्राइसिंग डिसीजन पर इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स 5 हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स 6 हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।